नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस फ्री पॉलिटी की सीरीज में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि डिफेंस मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारी पॉलिटी की फ्री सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हम जितने भी पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सब पढ़ रहे हैं पीवाईक्यूज के साथ, क्वेश्चंस के साथ, है ना। तो राष्ट्रपति के ऊपर 2 लेक्चर हो चुके हैं। जो नए बच्चे हैं कृपया करके वो प्रेजेंट की पहली वीडियो दूसरी वीडियो देख के इसमें बैठना, मजा ज्यादा आएगा क्योंकि मैंने पुरानी क्लासेस में काफी कुछ पढ़ा चुका हूँ, राइट। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं गाइस। मेरा नाम है विशाल कुमार उपाध्याय। इन एग्जाम्स को मैं मल्टीपल टाइम निकाल चुका हूं। अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फॉर जनरल स्टडीज आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए बात करते हैं सवाल की। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है वो क्या है? ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर इंक्वायर इनटू एंड डिसाइडेड बाय। कि भैया अगर राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है, अगर राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, अगर भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है और उस इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, किसी प्रकार का कोई डाउट आता है, तो ये मसला सॉल्व कौन करता है? तो ध्यान रखना, ऑलवेज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो अगर राष्ट्रपति के इलेक्शन में किसी भी प्रकार की समस्या होती है, कोई डिस्प्यूट होता है, कोई भी इश्यू होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यहां पे आपको बता दूं, यूपीएससी ने 2015 में एक सवाल ये भी पूछा था कि कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये शब्द ध्यान रखना, कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम किस संस्था को बोलते हैं? ठीक है, किस संस्था को हम कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं? तो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। या एक और नाम है गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कोई पूछे कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन किसको बोलते हैं, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं। अच्छा, गार्जियन या कस्टोडियन का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी बॉडी जो संविधान की रक्षा करती है ना। भाई अगर संविधान के खिलाफ कोई काम होगा, संविधान के ऊपर कभी बात आएगी, तो सुप्रीम कोर्ट का काम है कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना। ठीक है। तो कभी सवाल आ जाए कि कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बोला जाता है, राइट। चलो भाई आ जाओ, अगले पे आ जाओ भाई। अगला क्या है? रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। तो राष्ट्रपति के ऊपर आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है भैया कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो मैं आपको दूंगा 5 से 10 सेकंड। एक बार आप लोग सबसे पहले ट्राई कर लो, करो भाई। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, हमें बताना है कौन कौन से करेक्ट हैं। ठीक है, आइए पहले पे। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। कि क्या राष्ट्रपति को जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है? तो ये गलत है ना, क्योंकि राष्ट्रपति का इलेक्शन कभी भी डायरेक्ट नहीं होता इंडिया में। राष्ट्रपति का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि जनता कभी राष्ट्रपति के इलेक्शन में डायरेक्टली वोट नहीं करती। हम लोग लोकसभा के मेंबर्स को चुनते हैं, विधानसभा के मेंबर्स को चुनते हैं, और वो लोग राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करते हैं। तो पहली बात, जनता कभी भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में डायरेक्ट वोट नहीं करती। तो पहला तो गलत है, पहला गलत है। तो एलिमिनेशन से ए को भी हटाओ, सी को भी हटाओ। ठीक, दूसरे पे आओ। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। कि भैया कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। देखो इस बात को आप समझना, इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या होता है? इलेक्टोरल कॉलेज यहाँ पे कोई स्कूल या वैसा वाला कॉलेज नहीं है। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है कि वो कौन कौन से लोग हैं जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे हल्का सा पहले बताऊं, समझा देता हूं मैं आपको, यहाँ पे सीख लो इस चीज को। एक शब्द होता है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। इस हेडिंग का पता है मतलब क्या है? इस हेडिंग का मतलब है कि भाई राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन वोट करता है। इस हेडिंग का मतलब है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन वोट करता है। तो सबसे पहला नाम, ठीक है, सबसे पहला नाम इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। अब आप सभी को पता है लोकसभा राज्यसभा मतलब पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा मतलब पार्लियामेंट। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट का ही पार्ट है। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन वोट करता है? पहली चीज, इलेक्टेड मेंबर्स लोकसभा राज्यसभा के, दोनों हाउस के इलेक्टेड मेंबर्स। नंबर 2, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विधानसभा ऑफ ऑल स्टेट्स। विधानसभा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो हर स्टेट में विधानसभा होती है, वहां के भी इलेक्टेड मेंबर्स वोट करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। नंबर 3,
नंबर थर्ड, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विधानसभा ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, दिल्ली एंड पौंडीचेरी, दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ठीक है। तो दिल्ली और पौंडीचेरी के अंदर भी विधानसभा है, तो दिल्ली और पौंडीचेरी के भी विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स। अब देखो यहाँ पे ना इस क्वेश्चन की ब्यूटी समझो भाई, इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या है, ध्यान सुनना। इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये है, इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में ना हर जगह के इलेक्टेड मेंबर्स वोट कर रहे हैं, हर जगह के इलेक्टेड मेंबर्स वोट कर रहे हैं, हर जगह के इलेक्टेड मेंबर्स वोट कर रहे हैं। दो तरह के मेंबर्स होते हैं, कुछ मेंबर्स होते हैं, ध्यान देना, कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ मेंबर्स होते हैं, ध्यान देना, कुछ मेंबर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इलेक्टेड मेंबर्स, और कुछ मेंबर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। ध्यान रखना, जब भी आप पॉलिटी पढ़ते हो ना, तो पॉलिटी में आप दो प्रकार के मेंबर पढ़ोगे, कुछ होते हैं इलेक्टेड मेंबर, कुछ होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर। अच्छा भाई, इलेक्टेड मेंबर का मतलब क्या होता है? इलेक्टेड मेंबर का मतलब होता है जो लोग इलेक्शन लड़के किसी हाउस का मेंबर बने। मान लो मैंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़के मैं लोकसभा का मेंबर बन गया, मैंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़के मैं राज्यसभा का मेंबर बन गया। तो अगर आप इलेक्शन लड़के किसी हाउस का मेंबर बन रहे हो, देन यू आर कॉल्ड इलेक्टेड मेंबर, तो आप इलेक्टेड मेंबर कहलाएंगे, हिंदी में निर्वाचित सदस्य। आप लोग बिना इलेक्शन लड़े किसी हाउस का मेंबर अगर बन जाते हो, मान लो आपने कोई चुनाव नहीं लड़ा, बिना इलेक्शन लड़े आप किसी हाउस का मेंबर बन गए, बिना चुनाव लड़े, बिना इलेक्शन लड़े आप किसी हाउस का मेंबर बन गए, तब आप क्या कहलाओगे? नॉमिनेटेड मेंबर। सर बिना इलेक्शन लड़े क्या हाउस का मेंबर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है, ठीक है, राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि सरकार के कहने पे राष्ट्रपति आपको राज्यसभा का मेंबर बना सकता है बिना चुनाव लड़े, मतलब राष्ट्रपति के हाथ में पावर होती है, पढ़ोगे आप पॉलिटी में, ठीक है। तो आप देखो कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में ना आपको कहीं पे भी नॉमिनेटेड शब्द नहीं दिखेगा। मतलब ये कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में सिर्फ हर जगह के इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं करते, ध्यान रखना। तो अब आ जाओ कि भैया नॉमिनेटेड मेंबर्स विधानसभा के क्या राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करते हैं? गलत हो गया, ठीक है, तीसरा गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया। अच्छा दूसरे पे थे पहले, हम पहले दूसरे पे आ जाओ। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल, सही बात है। बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा, कि भैया बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा राज्यसभा, पार्लियामेंट में दो ही हाउस होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। तो लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं, ये करेक्ट है। तीसरा गलत है, क्यों भाई? नॉमिनेटेड मेंबर्स तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग ही नहीं लेते ना, तो गलत हो गया। चौथे पे आ जाओ, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विधानसभा ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, करेक्ट। चौथा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा और चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तेरा। देखो यार, अगर पढ़ा है ना तो सिंपल है, अगर पढ़ा हुआ है तो सिंपल है, नहीं पढ़ा है तो वो चीज आपको बहुत कठिन लगेगी, ठीक है। आ जाओ आगे, आ जाओ भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पार्डोनिंग पावर इंक्लूडेड इन द प्रेजेंट पावर अंडर आर्टिकल 72? मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के अंदर कुछ माफ करने की शक्तियां मिली हुई है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को कुछ माफ करने की शक्तियां मिली हुई हैं। तो वो माफ करने की शक्तियां कौन कौन सी हैं? पार्डो है, कम्यूटेशन है, रिस्पाइट है, और एक आपकी रिप्राइव है, ठीक है, रिप्राइव है, रिस्पाइट है, ठीक है, कम्यूटेशन है, पार्डो, और एक और है एक्सोनरेशन नहीं है। ये राष्ट्रपति के पास माफ करने वाली शक्ति ये नहीं है, हमारे राष्ट्रपति के पास ये नहीं है, तो उसको फैक्चुअली याद कर लेना, ठीक है। आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वीटो पावर इज नॉट पॉजेस्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कल की क्लास में मैंने आपको वीटो पावर का मीनिंग बताया था, याद करो। मैंने कहा था कि बिल्स के ऊपर जो राष्ट्रपति को पावर मिली हुई है, दैट इज वीटो पावर, राइट। तो राष्ट्रपति के पास एब्सोल्यूट वीटो है, याद करो तो आप ही कर लोगे। हमारे राष्ट्रपति के पास क्वालिफाइड वीटो नहीं है। और एब्सोल्यूट वीटो क्या होती है, सस्पेंसिव वीटो क्या होती है, पॉकेट वीटो क्या होती है, कल वाला लेक्चर देखे मैंने, कल लेक्चर में बता रखा है अच्छे से, ठीक है। तो हमारे राष्ट्रपति के पास क्वालिफाइड वीटो नहीं होती। अगले पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इनमें से वो कौन कौन से लोग हैं जिनको राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं? पीएम को करते हैं, अटॉर्नी जनरल को करते हैं, हर स्टेट के गवर्नर को करते हैं, हर स्टेट के गवर्नर को करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को करते हैं, यूपीएससी के चेयरमैन और उसके मेंबर्स को, यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स को करते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। ऐसी कैग
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट राष्ट्रपति करते हैं, इन सबको राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, तो हमारा आंसर होगा डी। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, इन सबको राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। ठीक है, चलो भाई अगला आ जाओ। Who act as the president of India when a vacancy occurs due to his her resignation, removal, death, otherwise? कल की क्लास में मैंने बताया था, कल भी छोड़ो, पहली क्लास में राष्ट्रपति की जो पहली क्लास है कि अगर राष्ट्रपति अवेलेबल नहीं है, अगर राष्ट्रपति अवेलेबल नहीं है तो उनकी भूमिका कौन निभाते हैं? जल्दी बताओ, करो ट्राई जल्दी से, 5 सेकंड दे रहा हूं। 1 2 3 4 4.5 4.75 4.90 एंड आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, मान लीजिए कि राष्ट्रपति किसी कारण से अपने ऑफिस में नहीं आ पा रहे हैं, राष्ट्रपति किसी कारण से अपने ऑफिस में नहीं आ पा रहे हैं, हो सकता है तबियत खराब हो सकता है किसी और कंट्री के दौरे पे जा रखे हो सकता है डेथ हो गई हो। तो जब राष्ट्रपति अपने ऑफिस में नहीं होते तो इनकी कुर्सी को खाली नहीं छोड़ा जाता। अगर राष्ट्रपति अपने ऑफिस में नहीं है तो उनकी कुर्सी पे बैठते हैं उपराष्ट्रपति, ध्यान रखना। और ध्यान रखना, जब उपराष्ट्रपति यानी कि जब वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठेंगे तो सैलरी भी फिर राष्ट्रपति वाली ही लेते हैं। जब वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठते हैं तो तनख्वाह भी राष्ट्रपति वाली ही लेते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, सर मान लो राष्ट्रपति अवेलेबल नहीं है और मान लो उपराष्ट्रपति भी अवेलेबल नहीं है, फिर राष्ट्रपति की कुर्सी पे कौन बैठेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज। ठीक है, मान लो राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, फिर कौन बैठेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगली बात पे आओ, सर हमारे देश में मान लो कि राष्ट्रपति नहीं है, मान लो राष्ट्रपति की डेथ हो गई, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की कुर्सी पे मैक्सिमम कितने समय तक बैठ सकता है? मान लो सर प्रेसिडेंट की डेथ हो गई तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की कुर्सी पे मैक्सिमम कितनी देर तक बैठ सकता है या कितने समय तक बैठ सकता है? मैक्सिमम 6 मंथ्स, ध्यान रखना, हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्स सही है, ये मैक्स है कि अगर राष्ट्रपति की डेथ हो गई तो राष्ट्रपति की कुर्सी पे वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम 6 महीने तक बैठ सकते हैं। सर उससे ज्यादा नहीं बैठ सकते क्या? हाँ, 6 महीने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठेगा। इन 6 महीनों के अंदर आपको नया इलेक्शन करा के नए राष्ट्रपति को लाना पड़ेगा। भाई मान लो मैं उपराष्ट्रपति हूं, राष्ट्रपति की डेथ हो गई, मैं राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठ गया, मैं 6 महीने तक मैक्सिमम बैठ सकता हूं। जब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठा हुआ है मैक्सिमम 6 महीने बैठ सकता है। इन 6 महीने के अंदर आपको नया राष्ट्रपति का इलेक्शन करवा के नए राष्ट्रपति को लाना पड़ेगा। क्लियर? डन सर, क्लियर है? आ जाओ। Which of the following statements is correct regarding the impeachment of the president of India? भारत के राष्ट्रपति, अच्छा मैंने कल की क्लास में आपको इम्पीचमेंट पढ़ाया था, याद करो, याद करो। इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है? महाभियोग। अरे वो छोड़ो, और आसान, अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, याद आया? मैंने कहा था कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, अगर राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं तो आप उनको उनके पद से हटा सकते हो, और हटाने को ही बोलते हैं इम्पीचमेंट। ठीक है, तो राष्ट्रपति को आप इम्पीच कर सकते हो, आप उनको उनके पद से हटा सकते हो अगर वो संविधान का उल्लंघन करते हैं। और इस बारे में सारी जानकारी कहां लिखी हुई है? आर्टिकल 61 में। याद करो, याद करो, कल वाली क्लास याद करो। मैंने कल वाली क्लास में आपको राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? आप लोग याद करो एक बार, फिर मुझे बताओ कि मैंने आपको पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, याद करो, है ना? तो वही वाली बात है कि भैया अगर राष्ट्रपति अपना कोई काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं या संविधान के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं तो उनको हटाया जा सकता है, और ये सारी बातें आर्टिकल 61 में करी गई है। अब यहाँ पे पता है क्या बोला गया है कि भैया कि अगर राष्ट्रपति को हटाया जा रहा है तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो मैंने आपसे कहा था कि राष्ट्रपति को अगर हटाने का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है तो लोकसभा भी कर सकता है, राज्यसभा भी कर सकता है। याद करो, मैंने बताया है कि राष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटाने का प्रोसेस शुरू हो रहा है तो उस प्रोसेस को लोकसभा भी कर सकता है, राज्यसभा भी कर सकता है। तो पहला तो गलत है कि पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को हटाने का काम सिर्फ लोकसभा ही स्टार्ट कर सकता है, गलत है ये। ठीक है, यहां पे तीसरा स्टेटमेंट सही है, पढ़ो तीसरा क्या लिखा हुआ है? द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट। अब देखो ये बहुत प्यारी बात है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखो जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है ना, तब सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही
वोट करते हैं लोकसभा, राज्यसभा के, स्टेट की विधानसभाओं के, दिल्ली पौंडीचेरी की विधानसभाओं के। मैंने बताया था अभी कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन वोट करता है, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स वोट करते हैं। लेकिन ये बात थी राष्ट्रपति के इलेक्शन की। जब राष्ट्रपति को हटाने की बात आती है, जब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की बात आती है, जब हटाने की बात आती है ना, तो हटाते समय लोकसभा राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना, वो भी वोट करते हैं। दिस इज करेक्ट। जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा तब सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, पर जब राष्ट्रपति को हटाने की बात आएगी, हटाने की बात आएगी, तो ध्यान रखना हटाते समय नॉमिनेटेड मेंबर्स भी वोट करते हैं। करेक्ट है ये, राइट। चलो अगला आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सिस्टम ऑफ इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कर दो यार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार ये। और आपको बताऊं ये क्वेश्चन सीडीएस का पीवाईक्यू भी है। आप सीडीएस का 2022 का पेपर देखना, 22 या 23 का, आपको ये क्वेश्चन सीडीएस का पीवाईक्यू के रूप में भी दिख जाएगा कि भाई राष्ट्रपति का इलेक्शन किस मेथड से होता है। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था, राष्ट्रपति का इलेक्शन किस मेथड से होता है, जल्दी बताइए। राष्ट्रपति का इलेक्शन किस मेथड से होता है? तो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है जिस मेथड से, उसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। पढ़ा रखा है क्लास में, इसी फ्री सीरीज में। और आपको बता दूं इसी मेथड से ना भारत के वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है। राइट, क्लियर है? चलो अच्छा, एक होमवर्क दे रहा हूं, मुझे इस होमवर्क में कमेंट करके बताओ कि राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात, राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में करी गई है। होमवर्क है, मुझे कमेंट करके बताओ कि राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में करी गई है। ये कमेंट में आप बताओगे, ठीक है भाई। अब आ जाओ आगे, ये तो हो गया। एक कंसेप्ट और सिखाता हूं। हमारे राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की इमरजेंसी पावर्स होती हैं। हमारे राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की इमरजेंसी पावर्स होती हैं। हमारे राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की इमरजेंसी पावर्स होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सबसे पहली, दूसरी, तीसरी। सबसे पहली जो पावर है दैट इज कॉल्ड नेशनल इमरजेंसी, दैट इज कॉल्ड नेशनल इमरजेंसी। दूसरी जो पावर हमारे राष्ट्रपति के पास है दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट्स रूल। और तीसरी जो हमारे राष्ट्रपति के पास पावर है दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 3 प्रकार की इमरजेंसी पावर होती है राष्ट्रपति के पास। ये 3 प्रकार की इमरजेंसी पावर होती है राष्ट्रपति के पास। नेशनल इमरजेंसी की बात करी गई है आर्टिकल 352 में, यानी कि 352 में। और प्रेसिडेंट रूल इसकी बात करी गई है आर्टिकल 356 में। और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है इसकी बात करी गई आर्टिकल 360 में। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, जो प्रेसिडेंट रूल है इसको 2 नाम से और जाना जाता है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। और इसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, स्टेट इमरजेंसी। अब ये इमरजेंसी का मतलब क्या होता है यार? देखो, इमरजेंसी का मतलब होता है जब सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाए, है ना। जब सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाए, जैसे अभी तो पावर बटी हुई है, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन होती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट सारी पावर अपने हाथ में ले लेती है। ठीक है, अब हल्का सा इनका मीनिंग बताता हूँ। जैसे सबसे पहले समझो नेशनल इमरजेंसी क्या है। यार नेशनल इमरजेंसी का मतलब है अगर मान लो आपके देश का किसी देश के साथ वॉर चल रहा है, वॉर यानी कि युद्ध, वॉर यानी कि युद्ध। नंबर 2, मान लो कि आपके देश की जो आर्मी है, आपके देश की जो आर्मी है वो आपकी सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाती है। आर्म्ड रेबेलियन। आर्म्ड रेबेलियन का मतलब होता है जब हमारे देश की सेना हमारी सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाए लड़ने के लिए। नंबर थर्ड एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन, कि अगर मान लो हमारे देश को कोई धमकी दे रहा है, हमारे देश को कोई धमकी दे रहा है, तो इन तीनों में से अगर कोई भी सिचुएशन है, मान लो आपकी कंट्री की किसी देश के साथ वॉर चल रही है, ठीक है, या मान लो कि आपके देश की सेना आपकी सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है, या आपको बाहर से धमकियां मिल रही है, इन तीनों में से अगर कोई भी कारण है, इन तीनों में से अगर कोई भी कारण है, तो कैबिनेट के कहने पे राष्ट्रपति देश में लगा देते हैं नेशनल इमरजेंसी। इन तीनों के आधार पे ही
नेशनल इमरजेंसी देश में लगाई जाती है। इन तीनों के अलावा कोई और चीज है उसके बेस पे आप देश में नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते। अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो इन तीनों में से ही कोई कारण होना चाहिए। इन तीनों के अलावा कोई और कारण है तो राष्ट्रपति देश में नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते। और ध्यान रखना, राष्ट्रपति देश में नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। अब ये कैबिनेट क्या है? एक मिनिस्टर्स का ग्रुप होता है। प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स का ग्रुप होता है, उसे बोलते हैं कैबिनेट। तो कैबिनेट के कहने पे ही देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है। अब आप कहेंगे सर देश में अगर नेशनल इमरजेंसी लगी तो इससे होता क्या है? यार इससे आपके कई सारे फंडामेंटल राइट्स सरकार छीन सकती है इमरजेंसी के समय के लिए। आपकी सेफ्टी के लिए ही छीनती है सरकार, है ना। अब मान लो वॉर चल रहा है तो उस समय सरकार चाहेगी आप घर से बाहर ना निकलो, तो सरकार आपसे आपका राइट टू फ्रीडम छीन लेगी। तो जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उस समय आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स वगैरह आपसे छीन ले जाते हैं। ठीक है, ये सब होता है। क्लियर है? अच्छा, प्रेजेंट रूल कब लगता है? भाई मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है, कोई स्टेट गवर्नमेंट अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है, तो वहां पे राष्ट्रपति प्रेजेंट रूल लगा देंगे। ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, मान लो आपके देश के ऊपर बहुत कर्जा हो गया, आपके देश की फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगवा देंगे। ये सब है। ठीक है। बाकी अगर आपको उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन देखनी है तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है ना, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। अगर आपको तब भी देखना है तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दे दूंगा, आप उसमें देख सकते हो। राइट? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके अलावा साथियों, अगर आप हमारा सीडीएस का ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो इस प्रिपरेशन को डिटेल में करने के लिए, तो आप डिफेंस मैन एप्लीकेशन पर हमारा जोश ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो फॉर सीडीएस 225। ठीक है, मात्र 2500 रुपए का बैच है। मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ सारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। इस बैच को ज्वाइन करके आप अपनी सीडीएस की प्रिपरेशन को कर सकते हैं डिटेल में। हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको मिल जाएगा, सारे फीचर्स। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन और आप डिटेल में करना चाहते हो तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप ऑनलाइन हमारा एनडीए का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो डिफेंस में आप हमारा ऑनलाइन अग्नि बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है साथियों, तो बाकी मैं आपसे कल मिलता हूँ। डेली एक वीडियो पॉलिटी की आई रही है, आप देख सकते हैं। बस आप इस सीरीज में रेगुलर बने रहें, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद। सेशन को लाइक और शेयर कर दो ताकि बाकी बच्चों तक भी ये सीरीज पहुंचे। ठीक है, और मिलते हैं कल दोबारा से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।